हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त कृष्णा अरोड़ा आज फिर से लौटा हूँ आप लोगों के लिए एक नया केस लेकर। गाइस, आप लोगों ने प्रिंसिपल, लेप्टर, गारंटर, क्रेडिटर, श्योरिटी इन सब चीज़ों ने पढ़ा ही होगा। चलिए गाइस, अब चलते हैं इस लीडिंग केस को समझते हुए क्या बोलता है ये लीडिंग केस। तो ये सारे जो आपके कन्फ्यूजन होंगे इस लीडिंग केस के दौरान ही खत्म हो जाएंगे कि आखिर जो भी कन्फ्यूजन होगा वो भी। चलिए गाइस, क्या बोलता है केस। एम एस अनुराधन वर्सेस टॉमकोस बैंक लिमिटेड AIR 1963 SC 746। गाइस, इसका सब्जेक्ट मैटर ये है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि क्या लायबिलिटीज होंगी प्रिंसिपल, लेप्टर की, गारंटर की, और कब गारंटर डिस्चार्ज होगा अपनी लायबिलिटीज से, और क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होगी वो। चलिए गाइस, अब चलते हैं फैक्ट्स की ओर। क्या बोलता है फ्रेंड्स, इसमें 3 पार्टियां होती हैं। पहली पार्टी MS अनुराधन, जो कि इसमें श्योरिटी बनते हैं, गारंटर बनते हैं। किसके बेहाफ में? सनकरन के, जो कि प्रिंसिपल डायरेक्टर होते हैं। इनको गारंटी दी होती है इन्होंने किसके बेहाफ में? सनकरन के बेहाफ में बैंक को। बैंक होती है हमारी थर्ड पार्टी, सेपरेट एंटिटी एज टॉमकोस बैंक लिमिटेड। इन्होंने जो सनकरन होते हैं, इन्होंने छोटा सा गेम खेला है यहाँ पे। इनको नीड होगी उस टाइम पे, ये यहाँ पे क्लियर नहीं है। मुद्दा यहाँ पे ही है कि इन्हें बैंक से पैसा चाहिए था। इन्होंने एडिशनल लोन के लिए एज एन ओवरड्राफ्ट वहाँ पे जाते हैं और फॉर्म लेते हैं। उस फॉर्म को लिया उन्होंने और फिलअप किया। इसमें MS अनुराधन ने अपना अमाउंट डाला कि कितनी गारंटी ले सकते हैं वो उनके बेहाफ में। तो उन्होंने वहाँ पे एक अमाउंट डाला 5,000 रुपये, और इन बंदे ने, सनकरन ने, उस चीज़ को 25,000 कर दिया। 2 आगे लगाया और जाके सबमिट किया वहाँ पे। तो बैंक ने बोला आपको हम 20,000 से ज़्यादा नहीं दे पाएंगे, और ये बहुत बड़ा है आपके लिमिट से, बहुत मैक्सिमम है। तो उसको देखते हुए फिर वो वापस आए। उन्होंने उस चीज़ के 25 को फिर 20 बनाया, 5 को 0 बनाया, और फिर सबमिट किया कुछ दिन बाद उस चीज़ को, और वहाँ पे सबमिट हो गया भी। अब ये मुद्दा यहाँ पे फंसता है, जब बैंक को लेने का टाइम आया तो वो दे नहीं पाए, और मुद्दा यहाँ पे खड़ा होता है कि आखिर जो गारंटर है अब उससे वसूलना है हमको। तो ये गारंटर MS अनुराधन बोलते हैं कि मैंने सिर्फ 5,000 रुपये की बात की थी गारंटी में, ये इतना अमाउंट कैसे होगा, ये किसकी कंसेंट होगा, कैसे अल्टर हो गया मुझे नहीं पता। आप अल्टरेशन के दौरान मुझे किसी ने बताया ही नहीं, मेरी कंसेंट सिर्फ उसमें सिर्फ 5,000 रुपये की थी। ये यहाँ पे मुद्दा फंसता है, और इसके तहत वो बात रखते हैं कि ये यहाँ मेरी लायबिलिटी खत्म होती क्योंकि यहाँ अल्टरेशन हो चुका है ऑलरेडी। तो टॉमकोस बैंक लिमिटेड ट्रायल कोर्ट के दौरान उन्होंने सूट दायर किया MS अनुराधन के बेहाफ में। उन्होंने ये कहा कि भाई आपसे तो पैसा हम लेंगे इस दौरान, और उनके यहाँ पे फाइनलाइज हुआ कि नहीं ये अल्टरेशन है, इसलिए इस इंस्ट्रूमेंट को अवॉइड किया ट्रायल कोर्ट ने, और जो MS अनुराधन है उनको वहाँ से डिस्चार्ज किया, और उसके दौरान उन्होंने अपनी जो है डिग्री पारित करी। इसको देखते हुए टॉमकोस बैंक लिमिटेड ने हाई कोर्ट में अपील लगाई केरला में, ये कहते हुए कि भले ही ये MS अनुराधन नहीं आए थे पर सनकरन आए थे, ये इनके एजेंट हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर दोनों की बात एक ही है, अगर वो 5,000 रुपये की बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ हम नहीं मान सकते, ये मुंह बोली बात हो गई। हमारे सामने इतना पता है वो जब आए थे तो वो 25,000 रुपये लिख के आए थे, पर वो कुछ टाइम बाद फिर वापस लौटे 20,000 लिख के आए। हमको इतना पता है कि उन्हें अमाउंट से मतलब है, अमाउंट उनने कम किया और हमने उनको सर्विस दी। अब जो श्योरिटी है, जो गारंटर बने हैं, भले ही अगर वो 25,000 की जब श्योरिटी दे सकते हैं तो वो 20,000 की श्योरिटी नहीं दे सकते क्या? और अगर चलो उनसे मिस्टेक हुई है तो उनने उस चीज़ को करेक्ट किया है, मतलब 25,000 अगर लिखा था उन्होंने, फिर उस चीज़ को 20,000 करेक्ट किया। उनका कॉमन इंटेंशन था कि अगर मैं करूँ चाहे ये। हाई कोर्ट ने यहाँ पे रिलाई किया, एक प्रिंसिपल की बात रखी, सेक्शन 87 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के तहत। उन्होंने ये कहा कि अगर प्रॉमिसरी नोट, चेक्स, इनके दौरान अगर पार्टीज जो सेम है वो अगर उसमें अल्टर करती हैं, चेंज करती हैं, तो वो अल्टरेशन जो मटेरियलिस्टिक नहीं माना जाएगा, वो वॉइड नहीं माना जाएगा तब तक जब तक उसमें थर्ड पार्टी अपना काम न दिखाए, अपना थर्ड पार्टी उसमें उंगली ना करे। तो इसके तहत उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल डेप्टर मीन्स सरकरन और जो गारंटर है MS अनुराधन, दोनों हमारे लिए एक ही हैं। हमको 20,000 से मतलब है, जो आपने डीड तैयार कराई थी हमें वो चाहिए। फेवर में जाता है केस ये बैंक के, और अगेंस्ट जाता है अपीलेंट MS अनुराधन के। MS अनुराधन पहुंचते सुप्रीम कोर्ट, और उनको सुनने के लिए
बेंच लगती है 3 जजेस की, जिसमें होते हैं J.L. कपूर, A.K. सरकार, एम हिदुतुल्ला। ये 3 जजेस बैठते हैं। इनके सामने एक सवाल बैठता है कि क्या अल्ट्रेशन के दौरान लेटर ऑफ गारंटी में ऐसा कुछ होता है तो क्या श्योरिटी डिस्चार्ज हो सकता है, डिस्चार्ज हो जाता है। इसके तहत ये कहानी आगे बढ़ती है और ये सामने क्लियर होता है, वो क्लियर करते हैं कि क्या MS अनुराधन और बैंक के बीच में कोई एग्रीमेंट था पहले ऐसा कि आपको 5,000 ही देना है या 20,000 ही देना है, और अगर देना भी है तो ये जो है आपके सरकारन ये खुद ही जा रहे थे, खुद ही वापस आ रहे थे। आप प्रूफ करो इस चीज़ को, तब हम आपको मानेंगे कि आपका जो आप 5,000 के लायबल हो। तो वो उनके पास कोई सबूत नहीं था। इसके दौरान गाइस उन्होंने ये कहा कि आप प्रूफ कर दो तो हम आपको छोड़ देंगे, पर ऐसी कोई चीज़ वहाँ पे उनके पास प्रूफ करने के लिए नहीं थी। फिर वो आते हैं बैंक की ओर की कस्टडियन जो बैठा था, जो संरक्षक वहाँ पे जिसने ये डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे, उनकी बात रखी कि भाई आपके सामने जब वो डीड तैयार हो रही थी तब उनने आपके सामने सारी चीज़ें क्लियर करी थी, तो वो आपको कैसे स्यू कर सकते हैं, कैसे आपके ऊपर दबाव बना सकते हैं, क्योंकि आपने ही अपने हिसाब से वहाँ डीड तैयार करके दी थी, तो हम उसके ऊपर क्यों बर्डन बनाएंगे। उसका काम है सर्विस प्रोवाइड करना, आपके डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व करना, चेक करना। तो आप लोगों ने सही डॉक्यूमेंट थे उसने रख लिए। इसके तहत ये बात आगे बढ़ी और कोर्ट ने कहा कि भाई ये हम कैसे मान लें कि आपने ही उसमें 5 के 20 बनाए थे, 5,000 के आपने 20 कैसे बनाए थे, या हम ये कैसे मान लें कि सरकरन ने बनाए थे। हम तो इतना जानते हैं आप दोनों में से किसी एक ने बनाए थे, क्योंकि उस टाइम पे देने आया था सरकरन जो प्रिंसिपल डेप्टर था और वो आपका एजेंट बन रहा था। उन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप जो वर्किंग कर रहा था सरकरन, वो एक एजेंट की तरह कर रहा था, बिकॉज आप तो कभी आए ही नहीं। आप तो आपने गारंटी लेटर दे दिया था वहाँ पे कि हमारी गारंटी बनती है, हमको 20,000 रुपये हिसाब से हम गारंटी लेते हैं इनकी। इस दौरान वो बैंक 2 बार आया, एक बार वो 25,000 लिखवा के आया था आपसे जिसमें गारंटी लेटर में, जो बैंक ने रिफ्यूज़ कर दिया था। सेकेंड टाइम आया तो 20,000 लिख के आया था। इसके तो उन्होंने अपनी बात रखी और कोर्ट ने कहा कि ये जो सारी चीज़ें हैं वो आपके हिसाब की हैं, हमें उससे मतलब नहीं। बंदा आया था मैं हमारे पास और कोर्ट में गया, बैंक में गया, बैंक में उन्होंने डीड जिस हिसाब से मांगी गई थी उस बैंक में दी और बैंक ने सर्विस प्रोवाइड करी, बैंक ने लोन ट्रांसफ़र किया। तो हमारे हिसाब से ये कहीं भी क्लियर नहीं होता कि आपने अपने हाथ से उसको चेंज किया या फिर सरकार ने चेंज किया। हमारे लिए दोनों आप एक बराबर हो। और अल्ट्रेशंस अगर आप बात कर रहे हो तो वो 20,000 25,000 की बात थी, तो हम इतना ध्यान कर सकते हैं कि 25 की जगह उसने 20 किए, तो दोनों के नेचर एक ही चीज़ का है। मतलब पैसे की बात हो रही है, वहाँ पे 25,000 ही हमारे लिए लायबल माने जाएंगे, और 25 के अगर कम करवा के उसने 20,000 रुपये की डीड कंफर्म करके दी थी, क्योंकि बैंक ने बोला कि हम आपको ज़्यादा नहीं दे पाएंगे। तो उनके लिए इतना ही कहा जाएगा कि ये दोनों जो नेचर हैं 25,000 और 20,000, सिर्फ 5,000 का अंतर है इसमें, तो भाई चीज़ें एक जैसी ही हैं। और हम ये भी मान सकते हैं आपको कि जब आपने उस डीड में 25,000 लिख के दिया था कि हम 25,000 की गारंटी ले सकते हैं और बैंक ने कहा था हम 20,000 दे सकते हैं आपको, तो जब आप 25,000 की गारंटी ले सकते हो तो आप 20,000 की गारंटी ले सकते हैं। इस चीज़ को उन्होंने अपनी बातों में रखा और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अपीलेंट की जो अपील थी डिसमिस करी और उनको ये ऑर्डर दिया कि आपको कोई कॉस्ट नहीं मिलेगा इस चीज़ का। गाइस ये केस जो है प्रिंसिपल लॉ लेटडाउन का पहला पॉइंट ये बोलता है दोस्तों कि अगर जब तक आपके मटेरियल अल्ट्रेशन से उसका नेचर चेंज नहीं होता तब तक वो शून्य नहीं कहलाएगा, वॉइड नहीं कहलाएगा। इट मीन्स उसमें 25,000 बोले थे, उसने 20,000 कर दिया, तो इसमें यहाँ पे वॉइड नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे नेचर चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे सिर्फ अमाउंट चेंज हुआ है, नॉर्मल अल्ट्रेशन हुआ है, छोटा चेंज हुआ है। सेकेंड पॉइंट, ये कस्टडियन की ड्यूटी होती है कि वो आपसे बनवाए, डीड बनवाए, जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं, जो उसके फॉर्मेटिव्स हैं, जो उसका लिमिट है, उस दौरान वो आपसे चेंज करवा के अल्ट्रेशन करवा के डॉक्यूमेंट सबमिट करता है, तो उसकी ड्यूटी है और वो अपने डॉक्यूमेंट्स को बचाता है, प्रिजर्व करता है, कि कंपनी की फॉर्मेलिटीज़ और उसकी फॉर्मेलिटीज़ दोनों को जब तक सिमिलर होंगी तब जाके कंपनी के वो फॉर्मेटिव्स पे काम कर पाएगा और उस पर लायबल होने के बाद ही उसका जो ट्रांजेक्शन है पास होगा, उसका लोन पास होगा। आप जानते हैं बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं इसके पीछे, जब हम कॉपरेट करते हैं, कंसीडर होती है कंपनी के दौरान, तब जाके सारी चीज़ें होती हैं। और ये जो वहाँ पे कस्टडियन बैठे होते हैं, ये सारी इनकी ड्यूटीज़ होती हैं कि वो सारी चीज़ें फिलअप करवाएं। तीसरा पॉइंट गाइस,
ये तब तक अल्ट्रेशन माना जाएगा अगर स्मॉल छोटे मोटे अल्ट्रेशन हैं, तो उससे पूरा अल्ट्रेशन नहीं माना जाएगा, मतलब पूरा मटेरियल अल्ट्रेशन नहीं माना जाएगा। और छोटे मोटे अल्ट्रेशन से के जो लाइबिलिटीज होती हैं डीड की, वो पूरी चेंज नहीं होती हैं। चौथा पॉइंट गाइस, अगर छोटी चेंजेस होते हैं और एग्जीक्यूट हो चुकी होती है डीड, उसके दौरान उसके बाद अगर कोई भी छोटे मोटे चेंजेस किए जाते हैं, अल्ट्रेशंस किए जाते हैं, तो तब भी इसमें कोई भी चेंज, कोई भी लाइबिलिटी में फ़र्क नहीं आता, डीड एज वेल एज कंटिन्यू होती है। फ्रेंड्स, यहाँ पे केस ख़त्म होता है। कैसा लगा आपको केस? लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। वेलकम।